वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ये हिंदी की पेडागोजी की क्लास है। 15 नंबर के पेडागोजी आते हैं और पैसेज मैंने बहुत कराए हैं गद्यांश। अगर आप चैनल पे विजिट करें तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और हिंदी वाला सेक्शन जो है वो खोल कर आप देखना। उसमें मैंने इतने अच्छे अच्छे पैसेज को ट्रिक्स के साथ पूरा ऑनलाइन पैसेज सॉल्व कराया है, तो जरूर करना। हिंदी की पेडागोजी की भी बहुत सारी क्लासेज हैं, सारी क्लासेज देखना, बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि ये सारे ऑनलाइन एग्जाम पे हैं, ऑफलाइन नहीं है। सारे के सारे ऑनलाइन वाले हैं और जिसने भी ये सारी क्लासेस देख लिया उसके 15 में से 15 नंबर कंफर्म है पेडागोजी के। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्कोर आप मुझे बता देना कितना आया है। और जो लोग चैनल पे नए आए हैं तो जो सब्सक्राइब वाला जो रेड वाला बटन है तो प्लीज़ उसको जरूर दबा दीजिएगा, सो दैट आप इस चैनल से जुड़े रहें। और टेलीग्राम इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइए ताकि आपका जो है एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए। इंस्टाग्राम पे जाएँ या ना जाएँ डज नॉट मैटर, क्योंकि अभी आपको सोशल मीडिया से बचना है, बट टेलीग्राम पर जरूर जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम से आप कनेक्टेड रहेंगे तो आप कोई भी वीडियो कभी भी जब भी आपको समय मिलेगा आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है कि कौन सा जो विचार बिंदु है वो नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत के विपरीत है। आपको पता है ना कि नॉम चॉम्स्की ने बोला था कि बच्चा जो है उसके अंदर भाषा अर्जन की नेचुरल उसके अंदर जो है क्षमता होती है, ये इन्होंने बोला था। बट इनके अपोजिट में जो चीज़ लिखी है वो हमें बताना है। तो चलो देखते हैं कि इन्होंने कौन सी ऐसी चीज़ जो है वो नहीं बोली है। पहला देखिए, मनुष्य के पास भाषा अर्जन की सहजात क्षमता होती है, ये इन्होंने बोला था। दूसरा देखो कि बच्चे जो है अनुकरण मतलब इमिटेशन एवं पुनर्बलन के माध्यम से भाषा सीखते हैं, ये इन्होंने नहीं बोला था। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो इसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर आप बताना कि इसकी बात कौन करता है। अनुकरण और पुनर्बलन मतलब नकल करके बच्चे भाषा सीख जाते हैं, ये इन्होंने नहीं बोला था। तो इन्होंने क्या बोला था, पहला बोला है। और तीसरा देखो, भाषा अधिगम चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान होता है, ये इन्होंने बोला है। एंड सभी भाषाओं में कुछ सामान्य संरचनाएं और विशिष्टताएं होती हैं, मतलब जो सब में जो क्या होता है कि कुछ स्ट्रक्चर उनका कुछ स्पेसिफिक होता है, तो ये भी इन्होंने बोला था। बस दूसरे जो है ये इनके विपरीत है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 137 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लिखा है कि कक्षा 3 के द्वितीय भाषा मतलब पहली उनकी मदर टंग होगी और दूसरा कोई भी टारगेट लैंग्वेज आप सिखा रहे हो, चाहे इंग्लिश हो, तो द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी सीख रहे बच्चों को शब्द संपदा तथा वर्तनी सिखाने के लिए कौन सा सबसे अधिक प्रभावशाली उपकरण है। अब आप सोचो कि छोटा सा बच्चा है 1 to 5 का, वो अपना मदर टंग जानता है और आप उसको इंग्लिश सिखाना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट वे क्या होगा। सबसे बेस्ट क्या होता है कि बच्चों का पिक्चर जो होते हैं ना, पिक्चर फॉर्म में जो शब्दकोश होते हैं उनसे सिखाइए। क्यों? क्योंकि इमेजेस जो होते हैं ना वो बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। हम आप भी, आप देखना कभी भी किसी का नाम आपको उतना याद नहीं रहेगा, बट उसकी इमेज जो है हमारे दिमाग में रहती है। तो सबसे बेस्ट क्या है, चित्र शब्दकोश के द्वारा आप अंग्रेजी सीख रहे बच्चों को शब्द संपदा तथा वर्तनी सिखाने के लिए सबसे अच्छा उपकरण यही है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 138 अब इसमें देखिए, इसमें लिखा है कि समग्र, समग्र का मतलब होता है होल, समग्र भौतिक उपागम के अनुसार अध्यापक को क्या करना चाहिए। अब आप टीचर हो तो उसमें आप क्या करोगे, तो चलो देखते हैं। पहला लिखा है कि विषय से संबंधित खेल एवं शारीरिक गतिविधियों का अक्सर आयोजन करना चाहिए, कि जो भी सब्जेक्ट हो उससे रिलेटेड। बट यहाँ पर बात हो रही है समग्र भौतिक उपागम की, तो ये इस वजह से नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों को आपस में भाषा बोलने के लिए चर्चा एवं संवाद द्वारा मदद करनी चाहिए। अच्छा, आप यहाँ पर देखना कि आपको चारों के चारों जो ऑप्शंस है ना वो पॉजिटिव लगेंगे। यही होता है सीटेट में, यही हमारे सामने आता है। ये बहुत एक बड़ा चुनौती है, चैलेंज होता है कि 4 में से आप सबसे बेस्ट वाला कैसे निकाल सकते हो। और वही होता है असली टीचर, कि सबसे बेस्ट वे आप सोचें एक बच्चे के बारे में। तो आपने देखा ये भी हमें पॉजिटिव लगा, ये भी लगा। अब तीसरा देखो, उपयुक्त हाव भाव व मुद्राओं के साथ शब्दों को जोड़ते हुए शब्द संपदा सिखानी चाहिए। यस, अगर आप टीचर बन जाते हो, चाहे केवीएस में अगर आप जाओगे ना तो आपका इंटरव्यू होगा, तो उसमें वो आपका जो डेमो क्लास लेते हैं ना कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हो, एक छोटा सा बच्चा ना 1 to 5 का, वो आपके तरफ कैसे अट्रैक्ट होगा। अगर डायरेक्ट आप पढ़ाओगे तो वो आपको देखेगा तक नहीं, वो इधर उधर देखेगा। तो वो इसलिए डेमो क्लास कराते हैं कि आप कितने अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने हाथों का यूज करके मुद्राओं के साथ। आप कोई भी पोयम हो, कोई भी चीज़ हो हिंदी की, आप उसको शब्द को जोड़ते हुए, कि अगर मान लो ये अगर आपको पढ़ाना है कि मन करता है कि डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे ना, बच्चों से पहले पूछोगे आप क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, आपके घर वाले क्या जो है वो बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको मुद्राओं के साथ दिखाना होगा, उसके साथ ही आप इसको पढ़ाएंगे, डायरेक्ट नहीं। तो आपने देखा ये सबसे बेस्ट आंसर है, और इन जो पैनल जो बैठे होते हैं वो भी यही चेक करना चाहते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और आपको क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए 139, स्टीफन क्रैशन के एक या दो ही क्वेश्चन आए हैं और ऑनलाइन बहुत जो भी शिफ्ट हुआ है ना तो उसमें किसी किसी शिफ्ट में ही पूछा था ये क्रैशन का, अदरवाइज बहुत से शिफ्ट थे जिसमें नहीं पूछा है। तो इसको ज़्यादा इस पर अगर आपका नहीं तैयार हो तो अब तो आपके पास टाइम भी नहीं उतना ध्यान देने के लिए, तो पीवाईक्यू से ही करिए। क्रैशन की परिकल्पना के अनुसार कक्षा 3 में भाषा अर्जन के लिए कौन सी कक्षाई स्थिति अनुकूल नहीं है, मतलब आपको गलत वाला बताना है। तो चलो देखते हैं। पहला देखिए, विद्यार्थी स्वयं की इच्छा से लेखन अभ्यास के लिए विषय टॉपिक का चयन कर सकते हैं। यस, कि आप बच्चों को बोलो कि जो तुम्हें मन करे उसके वो लिखो, आपको फोर्स नहीं करना है। दूसरा देखिए, भाषा का प्रयोग करते समय गलती करने पर बच्चों को डांटा नहीं जाता है। ऑफकोर्स आपको बच्चों को नहीं डांटना है। तीसरा देखिए, बहुत से सामान्य विषयों पर सहपाठी अक्सर एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं। यस, चर्चा तो करनी ही चाहिए। अनुकूलन नहीं, ये पूछा है क्लास 3 में, तो याद रखना नेगेटिव वाला बताना है। अध्यापक किसी प्रसिद्ध नाटककार का नाटक ऊंचे स्वर में पढ़ते हैं, एकदम गलत। आप खुद पढ़ रहे हो वो भी एक प्रसिद्ध नाटककार का, इसमें बच्चा तो इंगेज ही नहीं हुआ और आप भाषा अर्जन के लिए सिखा रहे हो, भाषा अर्जित करना है। तो बच्चा भाषा अर्जित कब करता है, जब वो खुद से कोशिश करता है। तो आप खुद ही उसको पढ़ रहे हो ऊंचे स्वर में, तो यही तो गलत होगा। तो ये राइट हो गया क्योंकि नहीं पूछा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे, और ये किसके अकॉर्डिंग था याद रखना, क्रैशन के परिकल्पना के अनुसार। ठीक है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। अब चलिए 140 पे चलते हैं। बच्चों को काव्य पढ़ाने से परिचित कराने का सबसे कम प्रासंगिक उद्देश्य, प्रासंगिक का मतलब रेलेवेंस होता है, सबसे कम जो है प्रासंगिक उद्देश्य कौन सा है। आपको एक काव्य पढ़ाना है बच्चों को, हिंदी में होता है ना काव्यांश, वो चीज़। तो चलिए देखते हैं सबसे कम क्या होगा। विद्यार्थियों की याद करने और प्रत्यास्मरण करने की क्षमता में सुधार करना। अब आप बताओ, क्या आपको इसके बाद से आगे भी जाने की जरूरत पड़ेगी? सबसे कम यही तो होता है ना कि हमको सबसे कम बोल रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें नहीं करनी है, बहुत कम यूज करना है कि बच्चे को याद करना। और आप उसके अंदर ये चीज़ डाल रहे हो कि इस चीज़ जो आप मैंने ये ब्लैक बोर्ड पे लिखा है इसको रट लो, याद कर लो। ये सबसे कम जो है रेलेवेंट नहीं है, सबसे कम है। तो ये गलत लिखा है और हमारा यहीं पे आंसर मिल गया। बाकी के तीनों जो नीचे हैं वो एकदम पॉजिटिव हैं। आप देख सकते हैं कि विद्यार्थियों को लेखन के विभिन्न प्रकारों से परिचित करवाइए, केवल एक प्रकार से नहीं, ये एकदम सही है। किसी आसान तरीके से बच्चों में स्व अनुमान, मतलब बच्चा खुद से अनुमान कर सके, तो ये सबसे बेस्ट होता है, ये भी सही है। 4 देखिए, शिशु गीत और आवृत्ति के माध्यम से विद्यार्थियों को शब्दों और वर्तनी के साथ सुविधाजनक संबंध बनाना, ये भी सही है। तो सबसे कम क्या है, ये है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब ये चलिए 141 पे। एक अध्यापक ने कक्षा 2 में, 2 की बात हो रही, क्लास 2 की, उसमें शब्द ढूंढो नामक खेल करवाया। विद्यार्थियों को एक पन्ना है उस पर कहानी लिखी हुई है, उसको दे दिया और उन्हें, विद्यार्थियों को एक पन्ने की कहानी दी गई और उन्हें अध्यापक द्वारा बोले जा रहे शब्दों पर जल्दी जल्दी से घेरा लगाना था। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, ये हम क्यों करते हैं? इसका मतलब कि आप ये क्या करा रहे हो, बच्चों से प्रूफ रीडिंग करा रहे हो। शब्द ढूंढो, आप खुद टीचर बन जाओगे, एक ऐसी कहानी दे दोगे और बोलोगे कि चलो शब्द ढूंढते हैं, और आप एक कहानी दे दोगे और फिर आप जो भी शब्द उससे रिलेटेड होगा आप उसको बोलोगे और बच्चा जो है बहुत फास्ट क्या करेगा, ऐसे सर्कल लगाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। इससे क्या होता है ना कि प्रूफ रीडिंग का जो कौशल है वो डेवलप होता है। सो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि शब्द ढूंढो नामक टाइप्स का, तो उसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। अब चलिए 142, ये देखिए, कक्षा 4 के विद्यार्थी द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी सीख रहे हैं, टारगेट लैंग्वेज के रूप में। तो निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से पता चलता है, निदानात्मक मतलब कि बच्चे जो गलतियां करते हैं उससे पता चलता है कि उनमें से अधिकांश जो है वो कक्षा 2 के स्तर की ही पठन सामग्री पढ़ पाते हैं। अच्छा, 4 के विद्यार्थी हैं और वो द्वितीय भाषा के रूप में जो है अंग्रेजी सीख रहे हैं। और जब आपने मतलब डायग्नोस्टिक जो है परीक्षण किया तो आपने देखा कि कुछ जो बच्चे हैं वो केवल 2 क्लास 2 तक के ही जो है पढ़ पाते हैं। तो कौन सी गतिविधि अधिकांश विद्यार्थियों में सहभागिता करने और भाषा ग्रहण करने में मदद करेगी? बस यही पूछा है कि आप कैसे जो है क्या कराओगे कि बच्चे जो है इसको सीख सकें क्लास 2, क्योंकि उनका लेवल बहुत कम हो चुका है ना, क्योंकि वो 4 क्लास के हैं और 2 के ही पढ़ पा रहे हैं। तो उसको क्या करोगे आप सुधारने के लिए? तो देखिए, पहला लिखा है कि आज के दिन का मुहावरा, अध्यापक प्रतिदिन पाठ से संबंधित मुहावरा प्रस्तुत करेगी। क्या इससे जो है सहभागिता होगा, भाषा ग्रहण करेंगे? बिल्कुल भी नहीं।
आप टीचर प्रस्तुत कर रहा है, बच्चे का तो यहाँ पर कुछ दिखा ही नहीं। दूसरा देखिए, सप्ताहांत के लिए पठन, विद्यार्थी एक दूसरे के साथ अपने पढ़े हुए उपन्यास या पुस्तक साझा करेंगे। ऑफ कोर्स, क्योंकि क्लास 4 का बच्चा है, वो एकदम छोटा सा भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो वीकली नहीं आता है वीकली पठन, उसमें क्या करना है कि एक विद्यार्थी जो है दूसरे के साथ जो भी उन लोगों ने पढ़ा है उसको क्या करेंगे, साझा करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि मैंने ये पढ़ा था, इसमें तुम बताओ तुमने। ये सारी चीज़ें करने से वो क्या करेंगे, भाषा ग्रहण कर लेंगे, आराम से वो सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तभी तो बोला जाता है कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो स्पीकिंग करना ही होगा, एक दूसरे के साथ बातचीत करनी ही होगी। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब यहां पर लिखा है कि प्रतिदिन बातचीत, विद्यार्थी प्रतिदिन पिछले दिन की कई गतिविधियों पर बातचीत करेंगे। नहीं, ये नहीं होगा। आप अगर भाषा सिखाना चाहते हो तो इसके लिए यही करना होगा। 4 देखिए, जर्नल लेखन, विद्यार्थी कक्षा आरंभ होने से पहले लगभग 5 मिनट के लिए अपने मन से कुछ लिखेंगे। ये भी नहीं। सबसे बेस्ट क्या हो, कोऑपरेटिव लर्निंग, एक दूसरे के साथ। इससे ज़्यादा बेस्ट आपको कहीं मिलेगा ही नहीं आंसर। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब ये देखते हैं हम 143, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार बहुभाषिक कक्षा में अध्यापन करते समय अध्यापक को कौन सा सिद्धांत ध्यान में रखना चाहिए। बहुभाषिक मतलब मल्टीलिंगुअल, आपको पता ही है इसका मतलब। तो आपको क्या चीज़ें जो हैं इसमें ध्यान रखनी चाहिए अगर आप जो है क्लास में पढ़ा रहे हो उसके दौरान। तो चलिए देखते हैं। पहला लिखा है कि बच्चों की भाषिक निपुणता अधिक से अधिक अवसर देने से समृद्ध होती है। देखो ये निपुणता वर्ड है ना, ये गलत है। कभी भी आपको एकदम निपुणता पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखो, कक्षा में भाषिक विविधता किसी भाषा के अध्यापन में अवरोध पैदा करती है। एकदम गलत कि अगर एक क्लास में 4, 5, 10 बच्चे हैं, अलग अलग उनका लैंग्वेज है, तो वो बाधा बनते हैं। ये भी गलत, ये भी गलत। तीसरा देखिए, बच्चे ड्रिल और अतिशय अभ्यास, ये जो ड्रिल वर्ड है ना, ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है कि आप बस ड्रिल करवाए जा रहे हैं, प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं बच्चा सीखता है। 4 देखिए, और बहुभाषिक में क्लास है और आप एक टीचर हो तो क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। 4 देखिए, भाषा बच्चे की सांस्कृतिक और सामाजिक अस्मिता से बनती है। यस, आपने देखा होगा कि डाइवर्सिटी जितना ज़्यादा होगी ना, आप एक जगह रहिए और आप अगर हमेशा दूसरी जगह से दूसरी जगह हर जगह जाते हैं, उनका कल्चर देखते हैं, सोशल देखते हैं, तो उससे बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। तो भाषा जो है वो बच्चे की सांस्कृतिक मतलब बहुभाषिकता जो होते हैं वो सामाजिक अस्मिता से ही बनती है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अब ये है 144। अब इसमें देखिए, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि काल सिखाने के लिए संदर्भ सहित उपागम का अनुसरण करती है। अब बहुत से लोग होंगे जिन्हें ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये काल क्या होता है। तो एक चीज़ याद रखो, जैसे ही ऑप्शंस पढ़ोगे ना, आपके क्वेश्चंस के आंसर तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। शिक्षण शास्त्रीय विधि काल सिखाना है, तो आप इसमें कौन सा जो है एज अ टीचर फॉलो करेंगे। तो पहला देखो, एक वाक्य के उदाहरण के साथ विभिन्न प्रकार के काल समझाना, ये होगा। या फिर काल के नियमों की ये देखिए यहाँ पे एक वाक्य है, ठीक है, उसके उदाहरण के साथ कई प्रकार के आप काल समझा दो। क्या ये संदर्भ सहित उपागम होगा उसके कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा देखो, काल के नियमों की अवधारणा को अपनी प्रथम भाषा के संदर्भ में प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करो। लेकिन ये नियम वर्ड आ गया है, देखिए नियम चीज़ आ गई है, नियम जो है वो नहीं होता, उदाहरण होना चाहिए, गलत हो गया। तीसरा देखिए, किसी कार्य पत्रक के माध्यम से नियमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यहाँ पर भी नियम आ गया है, तो जब भी नियम की बात होती है ना तो वो हमेशा गलत होता है। अब ये देखिए लिखा है 4 कि पहले से लिखे गए संवाद जिनमें काल के प्रकारों का प्रयोग किया जाता है के माध्यम से काल पढ़ाना। यस, जो प्रीवियस नॉलेज होता है, जो पहले से जो लिखे गए संवाद हैं, उसी के माध्यम से आपको काल के प्रकारों का प्रयोग करना है, उसी से उससे क्या होगा, काल पढ़ाना है उसी के माध्यम से। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अब ये एक वाक्य क्या बहुत सारे जो है विभिन्न प्रकार के उदाहरण से ही बस नहीं समझा दोगे ना, संवाद होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, और ये इसके कॉन्टेक्स्ट में भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। तो चलिए 145 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि लाल रंग की गेंद है, एक लाल रंग की गेंद है, वो फर्श पर जो है एकदम से उछलते हुए गिरी, और ये पहले से ही क्या थी, गीली थी, और यह लुढ़कते हुए ये दूर चली गई। तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण को रेखांकित करने के लिए कहा गया है। तो टीचर ने बोला कि तुम इसमें क्रिया विशेषण को रेखांकित करो। तो किरण नाम की एक स्टूडेंट है, उसने उछलते हुए, ये देखिए, और लुढ़कते हुए, इसको क्या कर दिया, रेखांकित कर दिया कि क्रिया विशेषण यही है।
तो किरण को क्रिया विशेषण के संबंध में कौन सा भ्रम है, क्योंकि उसने तो गलत बताया ना क्रिया विशेषण। उसने क्या उसको लग रहा है कि जो क्रिया विशेषण होता है वो केवल क्रिया की ही विशेषता बताता है, विशेषण की नहीं, और यही इसको भ्रम है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, क्योंकि उसने क्या कर दिया, लुढ़कते हुए और केवल उछलते हुए को ही अंडरलाइन किया है। तो क्रिया विशेषण सिर्फ क्रिया की विशेषता बताते हैं, विशेषण की नहीं, ऐसा इसको भ्रम है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ये तो बहुत आसान सा ग्रामर से कनेक्ट करके पूछा है। अब चलिए 146 पे चलते हैं। ये देखिए, श्रीमती विजय लक्ष्मी ने कक्षा 5 के विद्यार्थी को स्वयं पर निबंध लिखने के लिए कहा। इस प्रदत्त कार्य के बाद, प्रदत्त मतलब असाइनमेंट, उसके बाद कौन सा प्रश्न आकलन अधिगम के रूप में इस गतिविधि के संदर्भ में सबसे अधिक सहायता करेगा। टीचर ने क्लास 5 के बच्चों को कहा कि तुम खुद के ऊपर स्वयं पर निबंध लिखो, तो वो जो है इसमें कौन सी एक्टिविटी जो है इसके लिए सबसे अधिक हेल्पफुल होगी, यही पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला देखिए, आप और आपके मित्र एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। क्या ये जो है आकलन अधिगम के रूप में इस गतिविधि के रूप में सबसे अधिक सहायता करेगा कि आप और आपके मित्र एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं, ये होगा। या फिर दूसरा, दिए गए बिंदुओं की सूची पढ़ो और जांचो कि तुमने अपने निबंध में किन बिंदुओं को शामिल किया है। कि आप जो है इन्फॉर्मेशन जो है उसको दे दिया पढ़ने के लिए बच्चों को और बोला कि तुम बताओ कि कौन कौन से बिंदु आप तुमने इसमें शामिल किया है। या फिर तीसरा, तुम्हारी सर्वाधिक प्रिय गतिविधि कौन सी है, सबसे अच्छी वाली अपनी गतिविधि बता दो जो तुम्हें प्रिय हो। 4, आपने यह कैसे निर्णय लिया कि आपके बारे में कौन सी बात निबंध में आनी चाहिए। और जब भी ये कैसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कि आपने ये कैसे निर्णय लिया, ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, ये आपको सोचने पर मजबूर करेगा। ये तीनों क्वेश्चंस ऐसे नहीं हैं, क्योंकि इस असाइनमेंट के बाद से जो है यही प्रश्न जो है आकलन अधिगम के रूप में इस गतिविधि के संदर्भ में सबसे अधिक सहायता करेगा। आकलन अधिगम की बात हो रही थी, देखिए आकलन अधिगम के रूप में मतलब ये अपना खुद का असेसमेंट हो रहा है ना, असेसमेंट एज लर्निंग जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में, आपने पढ़ा होगा। तो ये आपका ही निर्णय है, तो आपको बताना होगा कि आपने ये कैसे सोच निर्णय लिया है कि आपके बारे में कौन सी बात निबंध में आनी चाहिए, और उसी को हम बोलते हैं असेसमेंट एज लर्निंग, आकलन अधिगम के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अब चलिए 147 पे चलते हैं। भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है। अब ये क्वेश्चन जो है ना, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, सब में पूछता है। इतना इंपॉर्टेंट है ये कि इसको पता नहीं कितनी बार तो पूछ लिया गया है। देखिए याद रखना, जो अंग्रेजी भाषा है वो आपका जो है उसको ये केवल और केवल जो है ऑफिस वगैरह में आपने देखा होगा यूज़ होता है। ये यहाँ पर भारतीय संविधान में उसका यही स्थान है, वो कोई भारतीय भाषा नहीं है, अपने दिमाग में रखना। वो क्या है, सह कार्यालयी भाषा है, बस, और कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 148 पे। अब ये देखिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इतने लेंदी, और इसको पढ़ने में इतना टाइम लगता है ना, इसलिए मैं बोलती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट जिसने कर लिया उसका पेपर तो ऐसे ही वो पास हो जाएगा। चलो देखते हैं। भाषा की कक्षा में विराम चिन्हों के, जो विराम चिन्ह हम लगाते हैं ना, कॉमा हो गया, फुल स्टॉप, ये सब, तो विराम चिन्हों के उपयुक्त प्रयोग के उद्देश्य को लेकर शिक्षण कार्य हो रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है। मतलब लैंग्वेज की क्लास है, वहाँ पर विराम चिन्ह जैसे हम कभी कभी बोलते हैं, तो हम जहाँ पर भी स्टॉप होता है वहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहिए। तो ऐसे ही उसके प्रयोग के उद्देश्य को लेकर मतलब शिक्षण कार्य हो रहा था। तो सबसे बेस्ट इसमें से आप बताइए, इसको प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा असाइनमेंट क्या होगा। तो चलो देखते हैं। पहला देखिए, लिखा है कि विद्यार्थी को निम्नलिखित में से विराम चिन्ह लगाने के लिए कहें। कौन सी, कि रमेश को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, वह हलवा और इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें खाना पसंद करता है। विराम चिन्ह के लिए क्या ये आप कहेंगे। दूसरा देखिए कि आप क्या कहो इसमें, कि राधा विद्यालय में देर से गई, फिर आपने क्या कर दिया, यहाँ पे खड़ी लाइन कर दिया, वह सीढ़ियों पर जल्दी जल्दी चढ़ी और कहा क्या मैं आ सकती हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए, जब राधा विद्यालय से देर से गई, तो यहाँ पर आपको खड़ी ये जो स्टैंडिंग लाइन है ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से ये गलत हो गया है। तीसरे में देखो लिखा है कि विद्यार्थियों के दो दो के आप जोड़े बनवाएं और उन्हें निम्नलिखित को सही तान अनुतान में पढ़ने को कहें। किसे, पहला देखो, क्या मैं सैर करने जा सकती हूँ, क्वेश्चन मार्क, नहीं तुम नहीं जा सकती, अपना काम पूरा करो।
ये होगा। और आप ये क्या करा रहे हो, विराम चिन्ह के लिए असाइनमेंट जो आपने किया है उसमें आप देख रहे हो। 4 देखिए, विद्यार्थियों को पूर्ण विराम, अर्ध विराम तथा प्रश्न चिन्हों आदि की सूची बनाने के लिए कहें। ये तो एकदम डायरेक्ट आपने बोल दिया, ये एकदम गलत। अब ये एकदम लॉजिकल सा क्वेश्चन है और सबको लगेगा कि इसमें आखिर में होगा क्या। ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है बट बहुत ईजी है। देखिए, आप क्लास में हो, आपको विराम चिन्ह ये सारी चीज़ें आपको प्रयोग, मतलब ये उद्देश्य है आपका कि आप ये सारी चीज़ें आप सिखाना चाहते हो। तो असाइनमेंट जो है आप ऐसा दीजिए जिससे कि आप इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट यही होगा ना कि रमेश को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, और आपको तुरंत खड़ी लाइन नहीं करनी है यहाँ पर, क्योंकि आप क्या करोगे, एक जो है सेंटेंस में कंप्लीट करा रहे हो। वह हलवा और इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें खाना पसंद करता है, और इसी में ये चीज़ सही लिखिए। यहाँ पर आपने जैसे ये खड़ी पाई कर दी वो इस वजह से गलत हो गया। और दूसरी चीज़ कि क्या मैं सैर करने जा सकती हूँ, नहीं, आपने इन दोनों चीज़ों को अलग अलग में यहाँ पर करके देखिए। ये चीज़ यहाँ पर खड़ी पाई ऐसे खींच दी है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। ये गलत चीज़ है विराम चिन्ह के मामले में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। और ये थोड़ा सा बस लॉजिक वहाँ पर 1 सेकंड का पॉज लेना और ध्यान से थोड़ा सा एकदम शांत मन होकर सोचना, जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि ये बहुत टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे बहुत गलती होती है इसमें। अब ये देखिए 149। और एक चीज़ याद रखना, जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कराती हूँ ना वो इजी नहीं होते हैं। आपने भी देखा होगा कि आपको हर दिन नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चैनल से जुड़े रहो एग्जाम तक, बाद में खुद बोलोगे कि यस आपको हेल्प हुई थी। अगर आप एक जगह से पढ़ेंगे तो, अब 10 जगह से पढ़ोगे तो आपको पता ही है पूरी खिचड़ी बन जाती है। 149 में देखिए कि एक ऑनलाइन कक्षा में प्रत्येक ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करते हुए शब्दों को धीमी गति से पढ़ा जाता है। ऑनलाइन क्लास में आपको हर साउंड पर एकदम फोकस के साथ उसको स्लो मोशन में पढ़ना होता है। फिर पठन की गति बढ़ाई जाती है, उसके बाद से सामान्य गति से, फिर उसके बाद से आप सामान्य गति से पढ़ते हो। यस, आपने देखा होगा ना कि आपके पढ़ाने में कभी आप स्लो बोलते हो, फिर तेज बोलते हो, फिर स्लो बोलते, सामान्य हो जाता है। तो यह विधि किसके लिए सर्वोत्तम रूप में प्रयोग की जा सकती है? तो ये ऐसा क्यों किया जाता है? जब आप मिक्स जो है लैंग्वेज बोलते हैं जिसमें ध्वनि हो, कई बार आपको राइमिंग वर्ड मिल जाते हैं, ध्वनि भी हो, शब्द की आकृति में मेल करने के लिए, तभी तो आप ऐसा करते हो ना कि स्लो फिर तेज फिर स्लो। तो इसका ऑप्शन है 2। अर्थबोध के लिए नहीं, ना ही शब्द संपदा, ना ही छंद, मिश्रण ध्वनि और शब्द की आकृति में मेल करने के लिए, जब आपको मेल करना होता है तभी। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। एंड हमारा 150 क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। 15 पेडागोजी मैंने आपको करा दिया है। हर दिन ऐसे ही क्लास होगी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। देखिए, रेणु जी अपनी कक्षा 5 में अंग्रेजी में एक कहानी सुनाती हैं, इंग्लिश में कहानी सुनाती हैं, और अपने विद्यार्थियों को अपनी भाषा में यही कहानी सुनाने के लिए कहती हैं कि जो कहानी मैंने सुनाई तुम अपने भाषा में उसको सुनाओ, चाहे आप कोई भी भाषा में बोलते हो। इसके बाद वह बारी बारी से 5 के समूह में कहानी कहने के लिए कहती हैं कि 5-5 का ग्रुप बना देती हैं, और फिर 5-5 जो क्या करेंगे वो अपनी अपनी भाषा में कहानी सुनाएंगे। वह कक्षा में किस युक्ति का अनुसरण कर रही है, आप खुद सोचिए। और ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया है, इसको बोलते हैं ट्रांसलैंग्वेजिंग। और ये वर्ड आपने नहीं सुना होगा तो आप इसको टिक नहीं करेंगे, आप बहुभाषिकता को टिक करके घर चले आएंगे और आपका कट जाएगा 1 नंबर। याद रखना, जब भी हम क्या करते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी मैं आपको कोई चीज़ बोलूं और फिर बोलूं कि तुम इसको अपनी भाषा में सुनाओ, या फिर 5-5 का ग्रुप बनाकर बोलूं कि आप इसको अपनी भाषा में जो है कहानी कहो, तो उसका मतलब मैं ट्रांसलैंग्वेजिंग यूज कर रही हूँ, इसी को बोलते हैं। ये ट्रांसलैंग्वेजिंग का डेफिनेशन भी यही है। सो ये थे आज के क्लास, और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड अगर आप चाहें तो टेलीग्राम, इंस्टा का भी लिंक है, जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल हो वहाँ से पढ़िए, बट काम का पढ़िए, ज़्यादा कंटेंट के पीछे मत भागना, क्योंकि लास्ट में जो लोग ज़्यादा कंटेंट पे फोकस करते हैं उनका ही एग्जाम नहीं क्लियर हो पाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए हथियार है, उसको यूज करो और अपना सीटेट जो है वो पास कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।